ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ लोकल स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप। ओके, जैसे कि ये टॉपिक है एंड ब्लॉक स्कोप, इसका मीन क्या होता है, देन ये है क्या, ये समझ लेते हैं। लोकल स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप। लोकल स्कोप का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया एन इक्वल टू 10। ओके, प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू एन की। तो यहाँ पे मैं जब इसको यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एन की वैल्यू मिलेगी। ठीक। अब मैं अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन करता हूँ तो एंट्री कर देता हूँ, तो अब मैं एन की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। हाँ, ऊपर वाली तो हटा देगा, नीचे कर दिया, एन की वैल्यू आएगी। ठीक है, सीधी सीधी बात है। ओके, तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ये क्या कहलाता है, हमारा लोकल स्कोप कहलाता है। लेकिन अगर मैंने इसको किसी फंक्शन में बनाया, ठीक, सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं करता, यहाँ पे मैंने 20 ये भी मैंने कमेंट कर दिया, मैं यहाँ पे मैं आके फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन बना दिया, एक इसी दे दिया ना, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा। वैल्यू देने के लिए यहाँ पे एड की वैल्यू चेंज करो, क्या दे रहा हूँ, 56। ओके, एंड देन इसके अंदर मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसकी वैल्यू एंड की। एक वैल्यू मैंने बाहर प्रिंट, दोनों वैल्यू मैंने प्रिंट, तब देखते हैं मेरे पास आंसर क्या है। ठीक है। ओके, अभी मैंने फंक्शन कॉल भी नहीं किया यार। मैं फंक्शन को कॉल भी कर लेता हूँ, मैंने फंक्शन कॉल नहीं किया था इस वजह से हुआ है। तो आप क्या देखोगे, एक जगह क्या आ गई, 36, एक जगह आ गई 10। भले ही मैंने चेंज किसमें किया, एन की वैल्यू में चेंज किया, मगर इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। जो यहाँ पे वैल्यू वही सेम वैल्यू, मगर यहाँ पे चेंजेस आ। ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे प्रिंट करूँ वैल्यू को, तो क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो जो यहाँ पे मैंने एन डिफाइन किया, यहाँ पे जो मैंने एन डिफाइन किया वो मैं अंदर भी यूज कर सकता हूँ, बाहर भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। अगर हम ऊपर वाले ग्लोबल स्कोप एंड एक होता है जिसको हम लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप दोनों ही कहते हैं। ओके, अब जैसे कि मैंने क्या किया, अब ऊपर मैंने जो डिफाइन किया उसे हम कहेंगे ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप क्यों, या फिर ग्लोबल वेरिएबल भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये है यहाँ पे है तो अंदर भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है। मगर जो आपने ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया उसे हम कहेंगे ब्लॉक स्कोप, या फिर उसे कहेंगे लोकल वेरिएबल। क्या कहेंगे, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब हो गया कि आप जो भी डिफाइन कर रहे हो वो कहाँ कर रहे हो, ब्लॉक के अंदर कर रहे हो, ब्लॉक के बाहर आप उसको यूज करना चाहते हो नहीं कर सकते। सपोज मैंने एक ए वेरिएबल बनाया, ए इक्वल टू 10। ठीक है, और यहाँ पे एन प्लस में ए कर रहा हूँ। ठीक है, वही सेम चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, है बराबर। क्यों आएगा, क्योंकि ये लिखा आएगा नेम, ए इज नॉट डिफाइंड। कौन से नंबर ऑफ लाइन पे आया, 2957। इस पे नहीं आ रहा, 2955 पे नहीं आ रहा, 2957 पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू डिफाइन नहीं है ब्लॉक में, ए की वैल्यू डिफाइन नहीं है, किसके अंदर डिफाइन है, ब्लॉक के अंदर डिफाइन है, इसलिए उसका आउटपुट मुझे मिलना है, मगर इसका आउटपुट मुझे नहीं मिलना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एरर देगा, क्योंकि हमने क्या यूज किया है, लोकल स्कोप यूज किया है। लोकल स्कोप का मतलब होता है कि आप इसी के अंदर यूज कर पाओगे। हाँ ठीक है, समझ में आया। अगर इन केस इसको मैं रिटर्न कर दूं, रिटर्न, और यहाँ पे मैं रिटर्न की जगह मैं यहाँ पे क्या यूज करूँ, एड यूज करूँ, या फिर इसकी जो वेरिएबल में बनाऊंगा यहाँ पे आई करूँ। ठीक है, उसको मैं यूज करूँ। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, आपका ऐड का, तो ये होता है रिटर्न कीवर्ड। मतलब आपने उसकी वैल्यू को रिटर्न किसकी फंक्शन किया है, फंक्शन की हेल्प से आप उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। मतलब डायरेक्ट कॉल नहीं कर पाऊंगा मैं, पॉसिबल नहीं है। अगर क्या देखो, तो ब्लॉक के बाहर यूज कर सकते हैं। हाँ, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को रिटर्न करते हैं। इसमें आपको क्या है कि लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, लोकल स्कोप ब्लॉक स्कोप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। एंड देन रिटर्न का क्या यूज है, वो समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये इस काम के लिए होता है कि आप इनकेस किसी को बाहर कॉल करना चाहते हो, बाहर इसका यूज करना चाहते हो, तो आप उसको यूज कर सकते हो। डायरेक्टली नहीं करोगे, मगर इनडायरेक्टली आप फंक्शन की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई। तो ये होता है ग्लोबल यानी स्कोप एंड लोकल स्कोप। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं लोकल यानी ग्लोबल। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो हम कहाँ पे चल रहे थे, फंक्शंस पे चल रहे थे। ठीक है, तो हमने फंक्शन की डिफॉल्ट वैल्यूज को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, फंक्शन की रिटर्न वैल्यूज भी कर ली थी, ओके, पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स भी कर लिए थे। ओके ठीक है, ठीक है, अब इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट में हम बात करते हैं एसओपी है हमारा आर्बिट्ररी आर्गुमेंट।
आइडेंटिटी आर्गुमेंट्स क्या होता है, इससे पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। सपोज मेरे ने एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है, नम नाम था, ठीक है, एंड देन यहाँ पे एंड वेरिएबल मेरे पास, ठीक है, एन नंबर ऑफ वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या होगा, ठीक। और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, ये जब मैंने एक सम वेरिएबल दिया जिसकी वैल्यू 0 है, और मैं क्या करूँ, सम प्लस इक्वल टू 100, ठीक है, प्लस इक्वल टू क्या दिया, 100, मैंने यहाँ से सिंपली मैं रिटर्न क्या करूँ, सम की वैल्यू, ठीक, जो मुझे आउटपुट में मिलेगी। अब यहाँ पे क्या करूँ, मैं जब यहाँ पे वैल्यू देगा, ठीक है, नम को मैं जब कॉल करूँ, हाँ इक्वल टू मैंने दे दिया नम, यानी नम को जब मैं कॉल करूँ तो यहाँ, अगर हम रिटर्न सम कर रहे हैं तो हमें प्रिंट करने की जरूरत नहीं है सम की वैल्यू की। अगर हम सम को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो वो रिटर्न से आगे, क्या मतलब, मतलब रिटर्न सम कर रहे हैं, ये हमें शो थोड़ी ना करेगा यूजर को वैल्यू को जो आंसर आएगा सम, अगर हम वैल्यू दे देते हैं। मैं समझा नहीं क्या बोलना चाह हाँ, रहा हमने एन की वैल्यू दे हूँ। दी हाँ और अगर हम उसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं सम के अंदर ऐड करके, हाँ हाँ, तो वो रिटर्न करने से हमें शो करेगा या फिर प्रिंट कराना ही पड़ेगा। प्रिंट करा के भी शो कर सकते हो, रिटर्न करा के भी। शो हो जाएगा रिटर्न, return हाँ sum। बिल्कुल, रिटर्न सम क्या है तो आप उसका आर्गुमेंट शो कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो हमने क्या किया, मल्टीपल वैल्यूज फाइंड कर, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज दिए। ओके, तो अब हम इसको अगर रन करते हैं, प्रिंट आर करके देख लेता हूँ सबसे पहले, और एक चीज देखो जो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, इसका एडिशन आ जाएगा, मुझे क्या मिला, एक का पोजिशनल आर्गुमेंट बट वे फोर वर गिवन, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक बार कि जितने पैरामीटर है उतने ही आप सॉरी जितने आर्गुमेंट्स उतने ही पैरामीटर पास होंगे, एक ज्यादा एक कम भी करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, ठीक है। हो सकता है मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज हो, तो इसकी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं एस्टेरिस्क सिंबल, और इसे हम कहते हैं आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स, क्या कहते हैं, आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स, ठीक है। जिसमें आप क्या करते हो कि आप सिंगल वेरिएबल या फिर आपने एक दो वेरिएबल पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स पास किया, यानी उसके यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स आप यहाँ पे पास करें, ठीक है। तो अभी के लिए ये काम नहीं करेगा, जब काम करेगा जब यहाँ पे मैं इंडेक्स नंबर दे दूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे क्या आ गया, इसके अंदर 15 आ रहा है, क्योंकि इसके नंबर पे क्या है, 15 है, और ये किस फॉर्म में आ रहा है, टप्पल के फॉर्मेट में आ रहा है। आप चाहो तो इसमें लूप चला के भी काम ले सकते हो, ठीक है। लूप चला के कैसे, आई एंड क्या करते हैं, सम प्लस इक्वल टू आई, इसके आगे बस काफी, तो सबका सम आ गया, मतलब एक फॉर्मेट बना दिया इसके अंदर, और यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज, और मैं जितनी चाहूँ उतनी वैल्यूज यहाँ से पास कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास कोई लिमिट नहीं है, ओके, तो यहाँ पे मैं जितनी चाहूँ उतनी वैल्यूज में पास कर सकता हूँ, ओके। तो सभी का सम मिल जाएगा मुझे, ओके। तो यहाँ पे मुझे, अब मेरे पास पहले क्या है थी कि मुझे जितने पैरामीटर्स यहाँ पास हो उतने मुझे क्या चाहिए, आर्गुमेंट चाहिए, मतलब अब मैंने क्या लगा दिया, एस्टेरिस्क सिंबल लगा दिया, इसको मैंने डिफाइन कर दिया जैसे आर्गुमेंट। अब मैं यहाँ पे क्या है, मुझे कोई लिमिटेशन नहीं कि मैंने कितनी पैरामीटर्स पास कर सकते हो, आप सिर्फ सिंगल आर्गुमेंट भी पास करते हो, उसको एस्टेरिस्क सिंबल लगा दो, तो उसके अंदर आप मल्टीपल पैरामीटर्स इजीली पास कर सकते हो, समझ में आया? तो ये काम हो रहा है हमारा, ये मतलब होता है आइडेंटिटी, क्लियर, समझ गए। तो सिंगल वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल सिंगल आर्गुमेंट्स के अंदर मल्टीपल आप अगर इसके पैरामीटर्स को पास करना चाहते हो तब काम आएगा आपके पास, अच्छे से। तो ये तो था एक आरबीटी आर्गुमेंट का काम। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं
इसका अगर डेफिनेशन वगैरह भी देखना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेफिनेशन। इसको शॉर्ट में ARGS भी कहते हैं। If you do not know how many arguments that will pass into your function, then add a asterisk before the parental name in the function definition. Okay? और इसे हम कहते हैं नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट। ये भी ध्यान रखना, आर्बिट्री आर्गुमेंट होता है वो नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट होता है। एंड इसमें जो डेटा रिसीव होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, टपल फॉर्मेट में। ठीक है, तो उसके भी आपके यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हम जो टॉपिक देखेंगे है कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब आप यहाँ पे कीवर्ड के बेस पे वैल्यू को आर्गुमेंट को पास करें। समझ में आ गया आगे क्या आर्गुमेंट? चलिए आगे चल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब आप कीवर्ड के बेस पे कोई आर्गुमेंट पास करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे करता हूँ दिया, यहाँ पे मैंने क्या पास, इसके अंदर मैंने क्या दे दिया, सिटी दे दी। ये सब क्या हो गया, मेरे लिए कीवर्ड्स हो गए। ठीक है, एंड देन मैंने यहाँ पे क्या क्या पेंट किया। ठीक है, पेंट क्या कर रहा हूँ मैं, ओके, और मैंने क्या पास कर दिया उन्हें, और ये मैंने पास कर दिया नेम। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट यूज करके आप यहाँ पे क्या पास कर दो, नेम नाम का पैरामीटर्स पास करो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, मैंने क्या किया, डिटेल्स पास किया। डिटेल्स में हम क्या करना, आप कीवर्ड के बेस पे वैल्यू दे नेम इक्वल टू, मैंने नेम दिया, डायरेक्ट भी दे सकते हैं मगर यहाँ पे हम कीवर्ड के बेस पे देंगे। ओके, एज इक्वल टू मैंने क्या दे दिया, एज पास कर दी। एंड देन अगर आपने सिटी इक्वल टू करोगे तो सिटी पास कर। ठीक है, तो ये डिटेल्स मैंने पास कर। ओके, अब इसमें ये है कि आप जरूरी नहीं कि आप सारी सारी चीजें यूज करो, तो एक वैल्यू भी यूज करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास क्या है, माइनस। ओके, तो इसे कहते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। जिससे आपने पैरामीटर पास किया मतलब वो एज अ कीवर्ड पास किया एंड देन उस कीवर्ड के बिहाफ पे आप वैल्यू पास करोगे। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ कीवर्ड आर्गुमेंट। ओके, अगर क्या हो, अगर मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज हो सकता है नाम ही कई बार रिपीट हो रहा हो। ओके, या फिर वैल्यू कई बार रिपीट हो रही है, कई चीजें हो सकती है कि जो रिपीट होगी बार बार। अगर उसको मुझे कॉल करना है, उसको मुझे बनाना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, उसके लिए जो उसका नाम आता है, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, आरबीटी कीवर्ड आर्गुमेंट नाम, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, इफ यू डू नॉट नो हाउ मेनी कीवर्ड आर्गुमेंट दैट विल बी पास इनटू योर फंक्शन, अगर आपके फंक्शन में कितने सारे आर्गुमेंट पास होने वाले हैं, तो वहाँ पे आप क्या यूज करोगे, दो स्टेटमेंट को, द पैरामीटर नेम। ओके, तो उसके पहले आप क्या कर सकते हो, वे पैरामीटर नेम के पहले आप दो ऐसे सिंबल लगा सकते हो, तो जिसे कहते हैं हम कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एंड देन इसका नाम है आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, डबल एस्टेक लगा के फॉर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे कि ये मीन सेक्शन बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मीन दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, डबल स्टार लगा के यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मीन पास। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल डबल स्टार से क्या होगा? आर्ग्यूमेंट्स, आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, डबल स्टार तब यूज होगा। सिंगल स्टार आपका सिंपल आईबीटी आर्ग्यूमेंट के लिए यूज होता है, जिसमें डबल फॉर्मेट वैल्यू आती है, इसमें आपके पास इसमें फॉर्मेट। ओके, अब यहाँ पे आप कुछ प्रिंट कर दो, प्रिंट करने के लिए आपने क्या किया, इसके अंदर भी टपल वैल्यू आ सकती है। टप्पल वाली कैसे आएगी, जब आप कीवर्ड्स की बात करते हो तो डिक्शनरी होगी है ना। जहाँ पे आप चप्पल की बात करो वहाँ पे डिक्शनरी नहीं आता है। ठीक है, तो वहाँ पे कीवर्ड आती ही नहीं, वहाँ पे इंडेक्स नंबर से काम होगा, तो जैसे बटन चप्पल अलग हो गई, ये अलग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू दे रहे हैं, जैसे कि मुझे कोई नेम प्रिंट करना है, एंड नेम कौन सा प्रिंट करना है मुझे, तो एक नेम प्रिंट करना है, जैसे कि नेम वन प्रिंट करना है। नेम वन मेरे पास कहाँ से आएगा, नीचे से आप डिफाइन करोगे। ठीक है, जब नेम कॉल करोगे तो उसके अंदर आप क्या करोगे, नेम वन डिफाइन करके, जैसे मैंने वहाँ पे डिफाइन किया था। ठीक है, देन कॉमा नेम टू डिफाइन कर दिया, इसके अंदर मैंने बना दिया, देन नेम टू इक्वल टू क्या, फिर इसका नाम दे दिया। ठीक है, एंड देन इसको रन किया। तो अब मेरे पास क्या है, सिर्फ ओनली सिंगल नेम आया है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं एज अ कीवर्ड के फॉर्म में, एंड देन उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर मुझे नहीं पास करना है मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, तो यहाँ पे सिर्फ आप क्या करो, डबल एस यूज कर लो, एंड देन एक नेम डिफाइन कर दो।
ठीक है, तो आप कह भी सकते हैं इसे डिफाइन नेम है जिसको हम डिफाइन के फॉर्म में यहाँ पे कॉल करते हैं। सिंपल सा काम। ओके, तो ये होते हैं हमारे पास अलग अलग, जब आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हो तब ये यूज होते हैं आरबीटी आर्गुमेंट्स टाइप के। ठीक है, एक आरबीटी आर्गुमेंट कीवर्ड आर्गुमेंट है, आरबीटी कीवर्ड्स आर्गुमेंट। क्लियर, समझ में आया? ओके, आगे चले। पैरामीटर को हमने करी है लिस्ट में पास करके दिखाई दी, रिटर्न वैल्यू दिखाई चुका हूँ। ओके, ये वाला कीवर्ड एक बार मैं आपको एक नोट्स भेज दूंगा, या फिर आप एक काम कर सकते हो, एक बार देख लेना इस वाले को। ठीक है, मैं आपको नोट्स भेजूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस की। फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस आपको पता है क्या होता है? ये पता है? रीजनिंग की तैयारी चाहिए कभी? नहीं की? गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी तरीके की आप नहीं करें। इससे स्टार्ट नहीं करते रीजनिंग में से मेरे को किसी और फील्ड में जाना है। कोई बात नहीं। तो रीजनिंग वगैरह में काफी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस का मतलब होता है वो इसीलिए समझाने के लिए ताकि आपको आगे चल के काम आ जाए, क्योंकि कई चीजें फील्ड में काम आती है, जैसे आपको फ्रीक्वेंसी वगैरह में काफी काम आते हैं, एनालिसिस करते हैं वो लोग काफी यूज करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस में ये होता है कि जैसे मैंने एक नंबर स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया? वन से। फिर दूसरी नंबर वैल्यू आई मेरे पास। ठीक है, देन फॉर्मा तीसरी वैल्यू जो आएगी वो क्या होगा? फर्स्ट वैल्यू आई सेकंड वैल्यू, इसका क्या होगा? एडिशन। ठीक है, सेकंड। देन इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो इसका क्या होगा? इन दोनों का एडिशन होगा, जो कि आएगी थर्ड। एंड देन नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी वो क्या होगा? फाइव। ठीक है, क्या आएगा? फाइव। एंड देन नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी वो आएगा इसका थ्री प्लस फाइव। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऐसे सोल चलता रहता है, जितने भी नंबर 10 वैल्यूज या 5 वैल्यूज करना चाहते हैं तो वो सभी फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस के अंदर ही काम में आती है। ठीक है, इसको हम कैसे पाइथन से कर सकते हैं वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इससे पहले बता भी देता हूँ कि कहाँ का काम आती है। तो फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस मेनली एप्लीकेशन इन डिफरेंट मैथमेटिकल, नेचर, कंप्यूटर साइंस, आर्ट एंड फाइनेंस, इन सब चीजों में ये काम आता है। मैथमेटिकल में कहाँ काम आएगा? रिकर्सिव एल्गोरिथम के अंदर काम आता है, गोल्डन रेशियो निकालने के लिए काम आता है। ठीक है, कॉम्बिनेटर्स निकालने के लिए काम आता है। अगर इस फील्ड का डिटेल पर स्टडी करोगे तो ये पता चल जाएगा कि गोल्डन रेशियो क्या होता है, इसी क्या होती है। ठीक है, नेचर्स एंड बायोलॉजी में ग्रोथ पैटर्न्स को डिफाइन करने के लिए, प्रोडक्शन मॉडल्स को बनाने के लिए, कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन के लिए आता है, डेटा स्ट्रक्चर के लिए आता है, एंड कंप्रेसिव एल्गोरिथम्स के लिए ये काम आता है। फाइनेंस में टेक्निकल एनालिसिस के लिए आता है। एंड देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की डिजाइन इन प्रोपोर्शंस, मतलब इसके लिए क्या क्या फील्ड आप बना सकते हैं, उस चीज को डिफाइन करने के लिए डिजाइन आता है। फिजिक्स में भी ये काम आता है, फ्रीक्वेंसी मतलब ये कई फील्ड में काम आता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम अलग अलग टाइप्स के एल्गोरिथम बना के इसके अंदर यूज कर सकते हैं। लोग इसके अंदर डिटेल में स्टडी करता है तो उसको फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस के बारे में पता पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसका यूज कैसे करना है तो पाइथन पढ़ रहे तो हम पाइथन जिसका कैसे यूज करेंगे वो देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मुझे इसके लिए कोडिंग में बनाना है, जिसमें मुझे क्या करना है, एक मैंने डिस्क बनाया फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस के लिए, एक मैंने दे दिया फेज नाम का। ठीक है, एंड देन यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज बता दी कि मुझे कितने फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस नंबर चाहिए। ठीक है, मैंने दो वैल्यू डिफाइन की, पहले एक स्टार्टिंग वैल्यू जो कि जीरो से स्टार्ट होगा, एंड देन सेकेंड वन इज वन वैल्यू। ठीक है, दो वैल्यू तो मेरे पास फिक्स, वो आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है? आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के दो वैल्यूज तो आपको प्रिंट करने ही पड़ेंगे। कौन कौन से वैल्यू? ये, एंड सेकेंड वन इज थ्री। ठीक है, ए और बी को आपको क्या करना है? प्रिंट करना है। एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे? लूप चलाओ। लूप चलाओगे कहाँ से? फोर। आप इसके अंदर दे सकते हो आई, दे सकते हो आई इन रेंज। हमने कहाँ से स्टार्ट किया? टू से स्टार्ट किया। दो वैल्यू तो हमें पहले से मिली, उसके बाद वाली वैल्यू चाहिए कहाँ तक? एंड तक, जो भी मैं लूंगा। ठीक है, एंड देन मैंने एक सी दिया। सी वेरिएबल मैंने क्या किया? ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी करने के बाद हम क्या करेंगे? इसको स्वैप करेंगे। क्या करेंगे? स्वैपिंग करेंगे। स्वैपिंग कैसे करेंगे? बी की ए के अंदर किसकी वैल्यू आ जाएगी? बी। ओके, एंड देन बी के अंदर किसकी वैल्यू आ जाएगी? सी। बस इतना सा हमें काम करना है। ठीक है, तो ये हमें फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस बताएगा। एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे? लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर ही हम यहाँ पे प्रिंट दे देंगे इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। ठीक है, समझ। अब यहाँ पे बस हमने क्या कर दिया कि इसको मैंने पूरी कोडिंग बना दी। स्टार्टिंग दो वैल्यूज मैंने डिफाइन कर दी जो कि बाय डिफॉल्ट आते ही है। ठीक है, प्रिंट ए किया, प्रिंट बी किया, एंड देन लूप चला दिया। ऐसे जो भी मैं वैल्यू, कितनी वैल्यू चाहिए? 10 वैल्यू चाहिए 10, 20 चाहिए 20, उसके लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको रन कर दूंगा। और सी के अंदर मैंने ए प्लस बी किया, ए इक्वल टू बी, नंबर स्वैपिंग कर दी। एंड देन यहाँ पे सी की वैल्यू मैंने प्रिंट कर दी। बस मुझे क्या चाहिए? सी की वैल्यू चाहिए था। अब मुझे क्या करना है? इसको कॉल करना है। कॉल करने के साथ इसमें बताना है मुझे कितने वैल्यू चाहिए। 10 वैल्यू चाहिए, जो 10 वैल्यू मैंने दे दी। अब ये हमको 10 वैल्यूज का क्या देगा? फिर वन चीज बेस बना के दे देगा।
स्टार्टिंग पहले 0 के बाद 1 1 दो बार रिपीट हो जाएगा, फिर 2 फिर 3 5 8। अगर हम फंक्शन में डिफाइन करते वैल्यू, क्या अगर हम फंक्शन में डिफाइन करते ऐड, वो तो आपने डिफॉल्ट वैल्यू दे, एक डिफॉल्ट वैल्यू आप चाहो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिफॉल्ट वैल्यू में आप क्या डायरेक्टली डिफॉल्ट वैल्यू तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो नीचे से ये है कि यहाँ से हम क्या डिफॉल्ट करते हैं। वैल्यू देंगे अपनी कॉल करने की जरूरत पड़ेगी। क्या, अगर डिफॉल्ट वैल्यू हम देंगे तो भी फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। बिल्कुल कॉल करना, बिना फंक्शन पे कॉल किए फंक्शन काम नहीं करेगा, ये याद रखना पड़े डिफॉल्ट वैल्यू तो। हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू देने से बेनिफिट होता है कि आप यहाँ से पैरामीटर नहीं पास करते तो भी काम चल जाता, फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, आप क्योंकि बिना पैरामीटर से डायरेक्टली फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको error मिलेगा। ठीक है, अगर आपने पैरामीटर आर्गुमेंट लिए हुए हैं, बस इतना सा जाने को। फंक्शन बिना कॉल के काम नहीं करेगा, किसी भी हाल में नहीं कर सकता, क्योंकि डायरेक्टली ऑटोमेटिक फंक्शन कभी काम नहीं करता, उसे कॉल करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं, मतलब खुद एक फिबोनाची सीक्वेंस का एक सिंपल सा प्रोग्राम बना सकते हैं। बाकी उसको किस हिसाब से कोई यूज करना चाहता है वो उसकी फील्ड में बनते जाने। अगर क्लियर, समझ में भी आ गया फिबोनाची सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं इक्वेशन। इक्वेशन तो सुना ही होगा, इक्वेशन हाँ, क्या होता है। सुना है, पढ़ा भी था ये। बिल्कुल आपको सही में आता है ना, क्या होता है। दिस इज अ प्रोसेस where we define sorry, where function call is set। ठीक है, ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को खुद से कॉल करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ओके, ऑल्सो सेज दैट फंक्शन एज लाइक। ठीक है, फंक्शन एक तरह से लूप की तरह काम करना चाहिए, उसे कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, मतलब वो बार बार ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉल होता जाएगा। ठीक है, उसे हम कहेंगे इक्वेशन। अब जैसे इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मुझे क्या निकालना है, फैक्टोरियल निकालना। ठीक है, फैक्टोरियल निकालना इजी है, तो मैंने फैक्टोरियल के लिए यहाँ पे प्रोग्राम बना दिया। मुझे कितने किसका फैक्टोरियल निकालना है वो एन नंबर से मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं फैक्टोरियल डायरेक्ट अगर निकालना चाहता हूँ तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। इसीलिए मुझे ऐसा factorial निकालना होता है। अगर मुझे डायरेक्ट निकालना हो तो कैसे निकाल सकता हूँ, लूप चला के कर सकता हूँ। लूप चला के कर सकते हैं। आई इंच रेंज, रेंज देगी कहाँ तक देना, एन एन प्लस वन, मतलब मैं एन के एक एक्स्ट्रा, मतलब एन तक चाहिए मुझे तो प्लस वन तो होना ही चाहिए। ठीक है, ओके। जीरो से स्टार्ट तो नहीं करेंगे हम, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन से स्टार्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपको एक वेरिएबल लेना है, इसकी वेरिएबल लेना है फैक्टोरियल के लिए। ठीक है, जो कि एफ वेरिएबल लेना है जिसके अंदर वैल्यू स्टार्टिंग में पास क्या है, वन। फैक्टोरियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग की वैल्यू है सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, तो एफ के अंदर मैंने क्या किया, एफ मल्टीप्लाई इक्वल टू, एंड देन क्या दे दी इसमें, आई की वैल्यू दे दी, मोटा है इसमें हम देंगे एन। ठीक है, एन की वैल्यू वो तो लूप से जाएगा हमारे पास, एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा। Okay? तो हर बार क्या हो जाएगा, ये एक वैल्यू कम होता जाएगा, एंड देन ये मुझे रन करता हुआ देगा, मैंने ये बना दिया सिंपली। एंड देन यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसके बाद प्रिंट कर रहा हूँ किसकी वैल्यू है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर ये तो क्या मेरा था जो कि मेरे लूप से बना है, किससे बना है, लूप से बना है। तो एंड देन अब जो आंसर आएगा मेरे पास फैक्टोरियल का क्या आएगा, जो भी इसका फैक्टोरियल बन के निकल के आएगा। ठीक है, जो आ रहा है, या 5 की फैक्टोरियल निकाल लो आप, तो 5 का निकाले छोटा सा आएगा 120। अभी कैलकुलेट करके देखना है तो देख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आया, 5 over 20 20 30 60 60 हाँ 20 120 and then 121। ले, तो ये तो मैंने लूप से बना के दिखाया आपको, फैक्टोरियल जो निकाला है मैंने लूप से बना दिया, मैंने इक्वेशन यूज नहीं किया, इक्वेशन आप यूज कर लेंगे। इक्वेशन में क्या बोला है मैंने, कॉल इज सेल्फ एंड देन फंक्शन एक्ट लाइक अ लूप।
तो जाहिर सी बात है वहाँ लूप तो यूज नहीं होगा। ठीक है। ये तो मैंने क्या किया, फैक्टोरियल, फाइंडिंग फैक्टोरियल बाय यूज ऑफ लूप, फाइंडिंग फैक्टोरियल बाय यूज ऑफ लूप, लूप से हमने किया। अब यही सेम चीज हम किससे करेंगे, फाइंडिंग फैक्टोरियल बाय इक्वेशन प्रोसेस, इक्वेशन प्रोसेस हमने करेंगे। ठीक है? अब कैसे करोगे, सेम मैंने फंक्शन बना दिया फैक्टोरियल के लिए, वही सेम चीज मैंने एंड वेरिएबल दे दिया, लूप बना दिया मैंने। ठीक है। एंड देन यहाँ पे कॉलम यूज, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक कंडीशन बना दूंगा, एक n इज लेस देन 1। ओके। अगर आपकी वैल्यू n की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे क्या, उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। ठीक है। नहीं तो क्या होगा, एल्स चलेगा। और एल्स कब तक चलेगा, जब तक, ठीक है। एंड देन चलता ही रहेगा। हाँ बिल्कुल। और इस केस में आप क्या रिटर्न करोगे, इस केस में आप रिटर्न करोगे रेंज वाली equation को। ठीक है। हाँ एन को मल्टीप्लाई करना है ना। ठीक है। उसके बाद हम क्या देंगे, एन मल्टीप्लाई बाय, हम यहाँ पे क्या देंगे, फैक्टोरियल देंगे। फैक्टोरियल के अंदर हम क्या करेंगे, एन माइनस 1 कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एल्स दे दिया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया, लेस देन अगर 1 होगा तो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब वहाँ पे मेरा फंक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कॉल करना है फैक्टोरियल। मैंने कॉल किया, इसके अंदर आर के अंदर मैं इसको कॉल कर लेता हूँ फैक्टोरियल। मैंने क्या कॉल किया, एन की वैल्यू कॉल की, and then यहाँ पे मैं कहता हूँ सॉरी एन की वैल्यू देना मुझे, 5 का ही मैं कॉल कर रहा हूँ जिससे मुझे इसकी पता चल जाए। एंड देन प्रिंट क्या किया मैंने, आर। अब इसको रन करते हैं। रन करने के साथ मेरे पास क्या आ रहा है, प्रिंट है। क्यों हो रहा है सर, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, रिटर्न में 1 नहीं मिल जाता, 1 का मतलब आपका कंडीशन नोटिस स्टॉप हो जाएगा। तब तक क्या चलता रहेगा रिटर्न में, एल्स फंक्शन कंटिन्यू चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ फंक्शन को, और फंक्शन को कॉल करने के साथ इसमें क्या करो, वैल्यू को एक कम करता जा रहा हूँ, एंड देन बार बार मैं क्या कर रहा हूँ, उसी को मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। अगर हम एल्स के बाद ब्रेक लगा देते हैं और एक और लूप लगाते हैं आगे, इसके बाद ब्रेक लगा आगे से के अंदर रिटर्न लिख दिया, रिटर्न के बाद ब्रेक लिखा नहीं, ब्रेक लिख दिया तो आपको समझो तो वहीं पे खत्म नहीं हो गया काम होने। अब ब्रेक अगर आप लिख देते हो तो क्या होगा, हमारा काम ही नहीं करेगा आगे। और ऊपर से एक चीज और याद रखना, रिटर्न के बाद आप उसे कुछ नहीं दे सकते, फिर आप नेक्स्ट सीधा ब्लॉक से बाहर निकल जाओगे। कहीं पे भी आप रिटर्न यूज कर रहे हो वो ब्लॉक से बाहर ले जाएगा आपको, आप उसके नीचे कुछ लिखने की भी कोशिश करोगे तो एरर देगा। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है उसे हम कहेंगे रिकर्शन। ठीक है। तो ये वाला जो कमांड मैं यूज कर रहा हूँ जिसमें मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ, उसे हम करेंगे रिकर्शन। और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो मैंने बनाया है, इसमें कंडीशन का यूज किया, लूप का कहीं भी यूज नहीं किया। ठीक है। तो ये बार बार इसी को रन करता जाएगा जब तक ये वैल्यू कंप्लीट नहीं हो जाएगी, जब तक ये लेस देन 1 मतलब 0 नहीं पहुंच जा रहा है। ठीक है। तो इसलिए इसे कहते हैं रिकर्शन। समझ में आया। ओके। ये यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा इक्वेशन आपका इजी। चलो ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर हो गया, क्योंकि आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ इक्वेशन की मदद से आपको करना क्या है, बाय यूज ऑफ इक्वेशन कैलकुलेट सब वैल्यूज। तो मुझे 10 का सम निकालना है या 5 का, मतलब 5 का जो वैल्यूज है उसके सबका सम निकालना है, सम ऑफ द वैल्यूज इक्वेशन से करना है। ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन करना है आपको। ओके। और ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज का भी नहीं करने की जरूरत है नहीं। ठीक है चलिए वो तो हो गया। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन करके लाना आपको, सिंपल सा एक क्वेश्चन करना बाय यूज ऑफ इक्वेशन कैलकुलेट सम ऑफ द वैल्यूज। क्लियर। अब चलते हैं कोई एक टॉपिक और देखते हैं छोटा मोटा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आउटर फंक्शन इनर फंक्शन, मतलब नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, जिसमें मैं आउटर फंक्शन बना रहा हूँ, इनर फंक्शन बना रहा हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख पा रहे होंगे आपके पास, आउटर फंक्शन ही इनर फंक्शन। ठीक है।
तो सपोज मैंने एक टॉपिक ले लेता हूँ, इसका नाम है या फिर नेस्टेड फंक्शन भी कह देते हैं, ठीक है। तो आप इसको नेस्टेड फंक्शन भी कह सकते हो, जिसमें आप दो फंक्शन एक साथ अंदर ही अंदर बनाते हो, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम दे दिया मैंने ऑफर फंक्शन, जिसमें मैंने दो वैल्यू पास की हुई है, ठीक है, कॉलन यूज किया। अब यहाँ पे चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर वैल्यू स्क्वायर कर सकते हो या फिर वैल्यू जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, जैसे इसमें क्या हुआ स्क्वायर किया हुआ वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं इसी के अंदर एक फंक्शन डिफाइन करूँ जिसका नाम दे दिया मैंने इनर, ठीक है। उसमें भी दो वैल्यू पास की ए, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ ए प्लस, इनका एडिशन रिटर्न, ठीक है। अब इनर फंक्शन को हम कैसे बाहर कॉल कर सकते हैं, बाहर में नहीं कॉल करना है, इसको कहाँ कॉल करना है, आउटर फंक्शन में कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे एंड देन यहाँ पे मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, इनर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक। और इनर फंक्शन में किसकी वैल्यू पास करो, ए कोमा बी, ए कोमा बी कौन सी, ये वाली ए कोमा बी, इसके अंदर पास होगी, इसके अंदर पास होगी, एंड देन इसी के अंदर मैं कर रहा हूँ उसको +5 करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट वन आ जाओ, मैंने यहाँ पे आउटर फंक्शन को कॉल, एक आर नाम का रिजल्ट दे दिया, आउटर फंक्शन को करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे ए प्लस बी एंड देन करते हैं, ओके। ये आउटर फंक्शन की वैल्यू है। तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, एक तो आएगा 25 और एक आएगा 30। 30 आएगा एंड 35 आएगा, ठीक। चलो देखते हैं, मैंने इसको रन किया, क्या आया, 30 आता है। क्लियर। ओके, यहाँ पे रिटर्न तो मैंने सही किया, इन्हें भी किया, किया सही तो दिया, मतलब 35 आना चाहिए, देखो की वैल्यू आ रही है। चलो एक काम करते हैं, इसमें वेरिएबल बना देते हैं हेड नाम का, जैसे करके यहाँ पे यूज को कॉल करते हैं, ये मैं भी पास कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं ऐड करके देता हूँ, ठीक है, वेरिएबल में करके देते हैं ताकि उससे भी डायरेक्टली में भी इशू होता है, वो डायरेक्टली कॉल करके चलो आना इसको 35 आंसर दिया, 25 कैसे है? बिल्कुल 35 ही आएगा। सही सही अपन यहाँ पे मैं 12 13 लगा तो ये 30 वैल्यू आ जाएगी मेरी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं 5 ऐड करा तो ये आना चाहिए मेरे पास 35, 25 और 30 आना चाहिए। 12 और 13 25 होगा। 12 एंड 13 25 होगा ना? अब तो सही आ रहा है। अब मैं यहाँ पे 15 एंड 15 कर दूँ, जब 35 आया। ठीक है, तब तो बिल्कुल सही आ रहा है। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देखो 12 हो गया, ये 13 हो गया, ठीक है। तो इसका टोटल वैल्यू क्या आएगा, 25, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, 25 मिल रहा है, ठीक है। मगर इसको मैंने कहाँ कॉल किया, आउटर फंक्शन में कॉल किया, लेकिन आउटर फंक्शन में मैंने क्या कर दिया, 5 और 8 कर दिया, जिसकी वजह से इसके अंदर वैल्यू क्या आ रही है, 30 आ रही है। तो इसकी वजह से मुझे क्या आउटपुट मिला, ओनली 30 मिला, मतलब मैंने एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड की है। और जो मेरा फंक्शन है उसी के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी, जो कि इनर फंक्शन के नाम से हो गया, जिसके अंदर मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो सीधा मैं किसमें कॉल कर रहा हूँ, आउटर फंक्शन में, देन आउटर फंक्शन को मैं बाहर कॉल कर रहा हूँ। तो अगर मुझे फंक्शन की वैल्यू भी कॉल कर सकते हैं ना? हाँ कर तो सकते हो, मगर डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इसकी यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। या तो आपको प्रिंट किस में देना हो, आउटर फंक्शन में देना, या आप कॉल किसको कर दो, आउटर फंक्शन को कॉल करो, ठीक है। अगर इनर फंक्शन को किसको कॉल करें? सी है। हम्म, अगर इनर फंक्शन की हमें 25 की वैल्यू चाहिए, हम्म। तो हम इसके अंदर कॉल कर सकते हैं, जैसे कि इनर, उसके नाम वेरिएबल दे देते हैं। हाँ, एम ले लेते हैं, एम इक्वल टू इनर, फिर उसके अंदर प्रिंट कर सकते डायरेक्ट तो कॉल नहीं कर सकते, बिना आउटर फंक्शन के पॉसिबल ही नहीं है, आप तो कॉल नहीं कर, आपको आउटर फंक्शन के या मदद से ही कॉल कर पाओगे, इसके बिना कोई भी आप कॉल करने का कोई भी चारा नहीं है आपके पास,
ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ अलग चीज है। यहाँ पे आप क्या करते हो, पहले इनर फंक्शन डिफाइन करते हो, उस इनर फंक्शन को आपका किसी न किसी फॉर्म में आउटर फंक्शन पे ना कॉल करते हो, और देन आउटर फंक्शन को आप बाहर कॉल करते हो। डायरेक्टली आप इनर फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, आपको आउटर फंक्शन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप प्रिंट कर दो यहाँ पे, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा इसकी, इनर फंक्शन की। तो आपको जो वैल्यू चाहिए तो वो मिल जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट आप बाहर करना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है, ये आउटर फंक्शन हो जाएगा आपके लिए, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, इनर फंक्शन। ठीक है, तो ये दो तरह के फंक्शन आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, अरे यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा करो, एक सारी कोडिंग एक बार प्रैक्टिस कर लो आप, ठीक। और मैं आपको भी भेज देता हूँ, मुझे बाद में भेज देता और सर दोस्ती का क्या कुछ हो गया? हूँ। क्या